हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त रूपेश शर्मा आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो एंट्रोपी पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंट्रोपी होती क्या है? हमने अभी तक सिस्टम के बारे में बात किया है, तो हम सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है, मतलब सिस्टम में जो परिवर्तन है, हम उसे मेजर करते हैं एंट्रोपी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन यही लिखी गई है कि सिंस एंट्रोपी इज मेजर द डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम एंट्रोपी का यूज लेते हैं। और हमने एंट्रोपी का सिस्टम के साथ जो एनर्जी और प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके साथ जो रिलेशन हम निकालेंगे वो हमें किसने दिया कि इन 1896 में बोल्ट्जमान डिस्कवर ने एक रिलेशन दिया कि थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी मतलब एनर्जी एंड स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी मतलब प्रोबेबिलिटी का जो आपकी एंट्रोपी है उसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो इन दो रिलेशन दिखाए इसने कि एनर्जी का एंट्रोपी के साथ रिलेशन और प्रोबेबिलिटी का एंट्रोपी के साथ रिलेशन। इन दोनों रिलेशनों से हमें किसी भी सिस्टम की एनर्जी में डिसऑर्डरनेस को मेजर कर सकते हैं कि हम इन दोनों से एनर्जी मतलब जो आपके सिस्टम है, सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस हुआ उसे हम मेजर कर सकते हैं। किनके द्वारा? इन दोनों के द्वारा, एनर्जी और प्रोबेबिलिटी। कि एनर्जी का एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है और प्रोबेबिलिटी का एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी। हमने ये बात करी कि एनर्जी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, मतलब ये तो हो गया आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी के एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है कि ds अपॉन डी बराबर क्या होता है 1 अपॉन टी। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया किसका? एनर्जी का एंट्रोपी के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने कहा हमें प्रोबेबिलिटी के साथ भी दूसरा रिलेशन निकालना है। प्रोबेबिलिटी का किसके साथ? एंट्रोपी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान के अनुसार तो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी मतलब एस, वो इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो कैसी होती है? फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी के रूप में आप उसे लिख सकते हो। तो मतलब एंट्रोपी क्या होगी? फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 यहां पर होगी आपकी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या किया कि दो इंडिपेंडेंट सिस्टम लिए, ठीक है। उन दोनों सिस्टमों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, कंबाइंड कर दिया। तो हम उन सिस्टमों को किस प्रकार लिखेंगे? हमने वो सिस्टम मान लिए ए और बी, दो सिस्टम लिए। उन सिस्टम को हमने S1 और S2 नाम दे दिया कि S1 और S2 जो कि क्या होगी? सिस्टम की एंट्रोपी होगी। तो एंट्रोपी क्या है सिस्टम की? S1 और S2। हमको एंट्रोपी मेजर करनी है किसी भी सिस्टम की। ऐसे हमें दो सिस्टम ले लिया, उन्हें कंबाइंड कर दिया कि उनकी एंट्रोपी किस प्रकार की आती है। जैसे हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कितने भी हम यहाँ पर सिस्टम ले सकते हैं और उनकी एंट्रोपी को ऐड कर सकते हैं। तो उनकी एंट्रोपी में जो रिलेशन आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। रिलेशन क्या आएगा कि हमने दो सिस्टम माने, उनकी एंट्रोपी मान ली S1 और S2। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ कंबाइंड सिस्टम में हम कैसे लिख सकते हैं? S बराबर S1 प्लस S2। और ये S1 किसकी एंट्रोपी है? सिस्टम फर्स्ट की, ए की, और ये एंट्रोपी है बी की। ठीक है, हम जानते हैं कि एंट्रोपी दो तरह की होती है। दो तरह की एंट्रोपी कैसे होती है? एक तो होती है एक्सटेंसिव एंट्रोपी और एक होती है इंटेंसिव एंट्रोपी। मतलब ये देखिए कि सिंस एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव और एक कौन सी थी? इंटेंसिव। मतलब एक्सटेंसिव मतलब वो एंट्रोपी जो चेंज होती है, ठीक है, और इंटेंसिव का मतलब अनचेंज एंट्रोपी जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक चीज है कि एंट्रोपी दो तरह की होती है। एक तो एक्सटेंसिव होती है, एक इंटेंसिव होती है। एक तो जो चेंज होती है उसे हम बोलते हैं कि चेंज हुई, एंट्रोपी में चेंज आया, ठीक है। हमने एनर्जी और प्रोबेबिलिटी की यहाँ बात करी, तो उसके साथ जो एंट्रोपी में चेंज आया वो तो एक्सटेंसिव हो गया, और जिसमें चेंज नहीं होता है वो क्या हो जाती है? इंटेंसिव एंट्रोपी रहती है। ठीक है, हमने यहाँ दो सिस्टम कंबाइन करे, उसे हम कंबाइंड सिस्टम के रूप में लिख लिया S बराबर S1 प्लस S2। ठीक है, अब तो यार एक बात है कि जब सिस्टम की हमने क्या बोला था, सिस्टम जो होता है एंट्रोपी होती है ना किसी भी सिस्टम की, वो होती है फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 मतलब सिस्टम की एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने दो सिस्टम माने तो उनकी प्रोबेबिलिटी माननी पड़ेगी। तो हमने हमने मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए की प्रोबेबिलिटी ये रही, ठीक है, और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज ये, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इज गिवन बाय,
तो हम इन दोनों क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी को जो आई है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब जो भी है, जैसे S1 और S2, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी को लिख दिया हमने, उन दोनों प्रोबेबिलिटी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ये इसकी ए प्रोबेबिलिटी, ये तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी, बी की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। दो सिस्टम माने, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख दी। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने लिखा था कि जो एंट्रोपी होती है इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, और ये सिस्टम फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है, सिस्टम सेकंड की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमने इस प्रोबेबिलिटी को इस प्रकार लिखा था। तो टोटल इस प्रोबेबिलिटी की जगह हम दो प्रोबेबिलिटी हमने मानी दोनों सिस्टम की, तो आप लिख सकते हो F बराबर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और सेकंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने के लिए सिंबल है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि S1 और S2, S1 के लिए क्या हो जाएगी, F प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, S2 बराबर F प्रोबेबिलिटी सेकंड, ठीक है। अब हमने कहा कि दोनों को S बराबर S1 प्लस S2 जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, जो आपकी वैल्यू थी ये थी S बराबर S1 प्लस S2। तो S बराबर तो क्या है आपके टोटल का F प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेकंड, तो S बराबर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेकंड, और S1 बराबर क्या था ये, और S2 बराबर ये, दोनों को रखा लिखा। अब हमको निकालनी क्या थी भाई, रिलेशन निकालना है हमको। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या आएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और प्रोबेबिलिटी सेकंड का एक एक बार दोनों के साथ अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एक बार प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के साथ करेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी सेकंड के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के सापेक्ष अवकलन किया, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के सापेक्ष एक्सपेक्ट किया, तो F का तो क्या F प्राइम, और ये दोनों एज इट इज। फिर इसके फर्स्ट के सापेक्ष किया तो फर्स्ट का तो हो गया 1, और इसका रह गया, ये बच गई प्रोबेबिलिटी सेकंड, तो प्रोबेबिलिटी सेकंड बाहर आ जाएगी, तो ये एज इट इज रह गया। इसी प्रकार फर्स्ट वाले का तो हो जाएगा F डैश, और सेकंड वाले क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सेकंड तो वैसे भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार 2 के लिए करते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी सेकंड के सापेक्ष अवकलन किया है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या होगी 0, और बचा क्या सेकंड, और उसे F को F डैश हो गया, और ये F डैश वाला ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेकंड, सेकंड के सापेक्ष करें तो फर्स्ट वाला बाहर निकल जाएगा, और फर्स्ट का सेकंड का क्या हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी सेकंड। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई आपको कि आपको डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो डिफरेंशियल आपको आता ही है। तो इक्वेशन नंबर 6 और 5 आपके दो इक्वेशन आ गई। हमने 6 में 6/5 लिखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 6/5 लिखते हैं, तो हमको क्या रिलेशन मिलता है, किसी जो आपका प्रोबेबिलिटी सेकंड और प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और इसी प्रकार क्या होगा, F प्राइम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और F प्राइम प्रोबेबिलिटी सेकंड, दोनों का भाग, मतलब इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 6 का भाग दिया, ठीक है। भाग देने पर हमें ये प्राप्त हुआ, हमने इन दोनों को इंटरचेंज करके गुणा कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि भाई जो आपकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट है उसके लिए तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड के लिए ये आ गया। अगर आप, मैंने बोला था ना आपको कि आप कितने भी सिस्टम मान लो, तो आपको जो सिस्टम की जो सिस्टम माने आपने, वो कितने भी आप सिस्टम मान सकते हो, उनमें जो वैल्यू आएगी वो सेम आ रही है सब में, ठीक है। रिलेशन एक जैसा आ रहा है। जब फर्स्ट सिस्टम माना तो उसके लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड मानेंगे तो थर्ड आ जाएगा। तो हमने दो सिस्टम माने, दोनों सिस्टम का रिलेशन इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इज डिपेंड ओनली ऑन प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट टर्म प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कौन सी, ये रही। एंड सेकंड टर्म इज प्रोबेबिलिटी इज डिपेंड, सेकंड टर्म जो है वो भी इस प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। सो दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म इज डिपेंड ओनली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड सेकंड टर्म इज डिपेंड ओनली प्रोबेबिलिटी 2, ठीक है। मतलब सिस्टम एस जो है ओनली वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसी प्रकार सिस्टम 2 भी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब इसका कहने का यही है कि दिस सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब ये सिस्टम दूसरे सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, मतलब दिस सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो इस सिस्टम में जो टर्म आएगी दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब इसमें जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट सिस्टम की वो भी एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। और अगली सिस्टम में वैल्यू आ रही है वो भी कांस्टेंट है, अदर सिस्टम में आएगी वो भी कांस्टेंट है। मतलब सिस्टम जो है वो क्या बता रहा है कि दिस सिस्टम आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये सिस्टम किसी पर भी डिपेंड नहीं है, मतलब कांस्टेंट चीज आ रही है, क्योंकि सब में एक ही चीज आ रही है, क्या आ रही है कि फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी,
ठीक है। इसी प्रकार तीसरा सिस्टम मानेंगे तब भी उसमें यही वैल्यू आएगी। तो हमने मान लिया कि 2 सिस्टम माने थे, 3 मानो, 4 मानो, कितने भी आप सिस्टम मानो, तो एक सिस्टम की वैल्यू आ रही है तो वही दूसरे की आ रही है, वही तीसरे की आएगी, तो वो एक क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट सिस्टम जो था ना आपका, उसे हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब इसके बाद हमने वैल्यू निकाली फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की, तो आपको क्या है, के अपॉन के, यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा कि इसको क्या करा, इसका हमने समाकलन किया। समाकलन किया मतलब इंटीग्रेट बिटवीन इक्वेशन। इंटीग्रेट करते पहले क्या गया, इसका प्राइम तो हट जाएगा, मतलब प्राइम वाला हट जाएगा, इंटीग्रल करते इंटीग्रल कर दिया, एफ प्राइम का क्या होगा, एफ हो जाएगा, एफ लिख दिया, के का के रह जाएगा, 1 अपॉन में जो चीज है वो लॉग में चली जाती है इंटीग्रल करने पर, और ये आपका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्लस सी कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, ठीक है। अब इन जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि जो ये वैल्यू थी जनरल फॉर्म में हमने इसको किसके लिए माना था, ये फर्स्ट वाले सिस्टम के लिए माना था, तो यहाँ 1 था, तो हम इन जनरल केस में हम इसे एक सिस्टम मान रहे हैं, तो इसका आप 1 हटा दीजिए, तो हम एक जनरल फॉर्म मान लेंगे। जनरल फॉर्म आ गई आपकी एस बराबर ये, ठीक है। ये बात समझिए, ये फर्स्ट फॉर्म ही थी जो हमने फर्स्ट ही मानी थी, लेकिन हम जनरल फॉर्म में मान रहे हैं तो एक सिस्टम मान के चलते थे। तो हमको रिलेशन बताना है एंट्रोपी का प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो वो हर सिस्टम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ इसका क्या रिलेशन आएगा, तो सिस्टम लिख दिया, जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब जनरल फॉर्म लिखने के बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T बराबर 0 पर, T बराबर हम जानते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर T बराबर 0 पर हम वैल्यू निकालते हैं तो उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन 0, मतलब उस एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी 0, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा सिस्टम की 1 रहती है आप टेम्परेचर 0 रखने पर। अगर हम टेम्परेचर को 0 रखते हैं तो उसकी एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब 0, और उसकी जो उसकी जो एंट्रोपी है वो तो परिवर्तित नहीं होती, तो उसकी वैल्यू 0, और आपकी प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो हमने इक्वेशन जो आई थी उसमें ये वैल्यू पुट कर दी, तो पुट करने पर हमें ये वाली वैल्यू मिल गई सी, मतलब सी बराबर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम उस जो आपकी लास्ट इक्वेशन थी इस वाली वैल्यू में, तो हम जो है c बराबर क्या आ गया 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो हमारी c की वैल्यू निकल जाएगी। तो c की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी तो आपके सामने एक रिलेशन निकल गया। तो दिस रिलेशन, तो यही रिलेशन है आपका कि जो एंट्रोपी होती है उसका हमने प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेशन निकाला। तो दिस फॉर्मूला रिलेट टू द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये सिस्टम का जो रिलेशन है, दिस फॉर्मूला इज रिलेट टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये रिलेशन समझ में आया। तो यही रिलेशन है, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को जब मेजर करते हैं तो उसमें यही रिलेशन निकलता है कि जो एंट्रोपी है ऑफ ए सिस्टम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने 2 चीज निकाली थी, एक तो थर्मोडायनेमिक्स, एक स्टैटिस्टिकल। मतलब एक तो निकाली थी आपने एनर्जी की बात, एक आपने करी थी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात, ठीक है। तो उनमें जो कंटेक्ट बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, मतलब जब हम बात करते हैं कि एनर्जी और किसकी, प्रोबेबिलिटी की, दोनों की बात करते हैं, उनमें कंटेक्ट, हम उनको जब किसी भी सिस्टम के अंदर इनकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि जब ये एनर्जी और जो प्रोबेबिलिटी है वो जब इस कंटेक्ट मतलब जब ये मिलते हैं तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इनमें 3 केस बनते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों चीजें अभी पढ़ी है हमने सिस्टम के बारे में, सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल के बारे में। तो इनमें 3 कंडीशन होती है। एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम, हमने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और इसके बाद हमने बताया थर्मल के बाद हमने कौन सी बात करी थी, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करी थी, उसके बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे कि तीनों चीजें निकालेंगे।
तो तीनों चीजों में सबसे फर्स्ट चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम। कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि हम एक सिस्टम लेते हैं, सिस्टम को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस सिस्टम को जब हम दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आप देखोगे कि जब हम सिस्टम को दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस सिस्टम का पूरे का वॉल्यूम तो सेम रहता है, लेकिन एनर्जी जो है, अगर आप एनर्जी का ट्रांसफर कराते हैं तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है। मतलब एक सिस्टम लिया, हमने उसे दो भागों में बांट दिया, अगर वो सेपरेटली दो भागों में बांट दिया और अगर उस सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, तो जब एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है तो उस सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे कि ये सिस्टम आपने लिया था, ठीक है, टोटल सिस्टम है और टोटल सिस्टम को हमने दो भागों में बांट दिया, S1 और S2, और इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या किया हमने, लेट कंसीडर ए सिस्टम S ले लिया, ठीक है, उसे कंसिस्ट टू सब सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया S1 S2 विच इज सेपरेट बाय ए वॉल, एक दीवार द्वारा, ठीक है, ठीक है। और इफ वी कंसिडर सिस्टम S1 एंड S2 आर क्या कर रहा है, अलाउड टू ट्रांसफर द एनर्जी, देन सिस्टम इज सेट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने बोला कि जो सिस्टम है इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम होता क्या है कि दो सिस्टम है, एक तो टोटल एनर्जी कितनी है U, पूरे सिस्टम की U है, हमने दो भागों में बांटा तो फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी U1 और U2, ठीक है। अब जानते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी में परिवर्तन क्या होगा। देखो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी में जो परिवर्तन होगा वो तो जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक बात देखना, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी है उसमें परिवर्तन तो जीरो होगा, एनर्जी को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनर्जी में परिवर्तन क्या होगा, टोटल एनर्जी में परिवर्तन जीरो होगा, लेकिन सिस्टम U1 और U2 जो आपने दो सिस्टम की एनर्जी मानी है उसमें परिवर्तन कितना होगा, डेल U और डेल U2, डेल U1 और डेल U2, और पूरी का टोटल कितना होगा, जीरो, ठीक है। हमने इसको तो जीरो के बराबर मान लिया, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो करेगी, डेल U1 प्लस डेल U2 बराबर जीरो, तो डेल U1 बराबर कितना होगा, U2 के, ठीक है। अब ये तो क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी। अब हम निकालेंगे एंट्रोपी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, मतलब दोनों सिस्टम कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी को हमने पहले S से डिनोट किया था, अब यहाँ हम एंट्रोपी को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, U1 U2, मतलब ये क्या होगी, कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी, और ये कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी को हमने ये दर्शा दिया। तो ये एंट्रोपी क्या होती है, एनर्जी U1 और U2 के साथ। अब इनका अवकलन करते हैं, अवकलन करा हमने, ठीक है, डेल सिग्मा अपॉन डेल U और डेल, ठीक है, डेल सिग्मा अपॉन डेल U अपॉन डेल U, ठीक है, यह करना आता है आपको अवकलन। अब हम क्या करेंगे, U1, अब एक बात देखना कि जो एनर्जी है सिस्टम की, टोटल एनर्जी वो क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब जीरो के बराबर। इसी प्रकार जो एंट्रोपी होगी टोटल सिस्टम की वो क्या होगी, जीरो होगी। तो ये चीज क्या होगी, आगे जाके जीरो हो जाएगी। और जब डेल U1 बराबर माइनस डेल U2 के है, तो हमारे जो डेल U1 है वो डेल U2, इसको हम डेल U2 को माइनस डेल U1 लिख सकते हैं यहां लाके, और ये वैल्यू तो वैसे भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमने बात करी, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो आपकी फर्स्ट में वैल्यू आई थी डेल U1 बराबर माइनस डेल U2, तो हमने डेल ये लिखा, डेल U1 लिखा, और डेल U2 की जगह माइनस डेल U1 लिख दिया, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इफ सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो मैंने आपको बता दिया था कि डेल सिग्मा भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हमने बोला कि ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों क्या होगी, U1 और इधर भी U1, मतलब दोनों बराबर है, तो हमने इन दोनों को बराबर लिख लिया, डेल U1 से डेल U1 गया, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू क्या की, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब हमने बात करी थी कि जो डेल फर्स्ट रिलेशन जो हमने बताया था, डेल S अपॉन डेल E बराबर 1 अपॉन T, ये रिलेशन था अपना, किसका रिलेशन था ये रिलेशन अपने पीछे जब रिलेशन हमने पढ़ा था कि जो एंट्रोपी है उसका एनर्जी के सापेक्ष क्या रिलेशन है, ये हमने यहाँ एंट्रोपी सिग्मा माना, और ये एनर्जी U1 है, इसी प्रकार ये सिग्मा है, ये U2 है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन T के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस फॉर्म से। ये दोनों फॉर्म एक जैसी है क्या, नहीं है। यहाँ हमने बस सिग्मा का यूज किया था, और यहाँ किसका यूज किया है, T का। यहाँ U एनर्जी के रूप में, यहाँ एनर्जी E के रूप में थी,
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और टी को हमने इस प्रकार से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये आई है किसके लिए, फर्स्ट के लिए, इसी प्रकार सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए था, इसी प्रकार सेकंड के लिए तो T1। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि T1 बराबर T12। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि ये रेशो क्या होगा 1/1 बराबर 2, मतलब T1 बराबर T2। ठीक है, ये आपकी क्या आई थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपने जो सिस्टम लिया था ना, सिस्टम एक पूरा एस सिस्टम लिया था, उसे दो भागों में कन्वर्ट किया था। हम बोल रहे थे कि पहले एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा था, एनर्जी का ट्रांसफर होता, अब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन जो ये वॉल है, ये वॉल भी क्या करेगी, यहां पर मूव करेगी। तो पहले तो क्या है ओनली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, तो हम ओनली एनर्जी को लिख रहे थे U1 को। अब जहां वॉल जब वॉल मूव करेगी तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। भाई वॉल्यूम में परिवर्तन होगा, पहले वॉल्यूम बढ़ेगी घटेगी, कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी की यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी। देखो जब हम निकाल रहे हैं एंट्रोपी, तो एंट्रोपी सिग्मा है, सिग्मा एंट्रोपी है, सिग्मा के पहले एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब वॉल भी मूव करेगी तो वो आपका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम S1 सिस्टम का भी आ जाएगा और S2 सिस्टम का भी वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो हमने यही बात करी कि एक सिस्टम, हेलो, हम यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो हमने एक सिस्टम लिया था, सिस्टम को हमने 2 भाग में कन्वर्ट किया था। हम एनर्जी का ट्रांसफर जब सिस्टम के अंदर दोनों भागों में हो रहा था, एक भाग से दूसरे भाग में जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, तो वॉल मूव कर रही थी, तो इसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन होता है। तो वॉल्यूम हमने मान लिया S1 का U1 और इसका मान लिया S1 का मान लिया V1 और S2 का मान लिया V2। तो दो नए कोऑर्डिनेट, पहले एनर्जी के तो थे सरी U1 और U2 और वॉल्यूम के भी V1 और V2। तो ये आपकी एंट्रोपी होगी S1, तो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, तो हम एंट्रोपी में परिवर्तन करेगा डेल सिग्मा। ठीक है, डेल सिग्मा, और हम जानते हैं कि डेल सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एनर्जी में टोटल परिवर्तन क्या होता है 0, एंट्रोपी में टोटल परिवर्तन क्या होता है 0 के बराबर होता है। और डेल सिग्मा अपॉन डेल U अपॉन डेल V प्लस फिर U का करेंगे डेल सिग्मा अपॉन डेल U अपॉन डेल U, इस प्रकार V का करेंगे डेल सिग्मा अपॉन डेल V अपॉन डेल V प्लस U का करेंगे डेल सिग्मा अपॉन डेल U अपॉन डेल V। ठीक है, अब हमने कहा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो सेम थर्मल इक्विलिब्रियम वाली आएगी। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन आई है वो मैकेनिकल की आई है। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन तो जो हमने बोला था कि एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, और ये सेकंड इक्वेशन वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आएगी, ये देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आएगी आपकी, ये वाली आ गई। तो सिग्मा डेल सिग्मा क्या था 0, तो ये 0 के बराबर आ गई। और मैकेनिकल में V1 और V2 के बराबर, ये 0 के बराबर आएगी। अब हम मैकेनिकल निकालना है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे टोटल, और 2 सिस्टम माने टोटल सिस्टम को किस में कन्वर्ट किया हमने, V1 और V2 में, मतलब जो आपका सिस्टम था S1 S2 उसके वॉल्यूम क्या है V1 और V2 और टोटल वॉल्यूम क्या है V, और वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम तो क्या होगा कांस्टेंट 0, और जो बच्चा कुछ क्या है अपने फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटरचेंज करके V2 लिख दिया। अब हम जानते हैं कि V1 बराबर V2, तो आपने डेल V2 की जगह क्या लिख दिया, माइनस डेल V1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया किसकी जगह, डेल V2 की जगह क्या लिख दिया, माइनस डेल V1 लिख दिया। तो दोनों बराबर आ जाएंगे और दोनों कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, अब हम बता दें कि सिग्मा बराबर डेल V है, तो अपना जब रिलेशन आगे निकाला था हमने कि डेल सिग्मा अपॉन डेल V, ये तो हमारा रिलेशन अभी आया है, और हमने पहले क्या डेल सिग्मा अपॉन डेल U बराबर 1/T आया था। तो यहाँ क्या था, U था, और U था तो अब क्या आ गया, V हो गया। तो V क्या हो जाएगा, यहाँ ये U था पहले तो 1/T था, अब V आ गया, V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा पाई अपॉन टी में चेंज हो जाएगा। मतलब एंट्रोपी में वॉल्यूम के साथ जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, पाई अपॉन टी। पहले जब एंट्रोपी में एनर्जी के साथ परिवर्तन क्या होता है 1/T, तो टी तो किसका सिंबल है, एनर्जी का, और यहाँ पाई क्या आ गया, पाई किसका आ गया, वॉल्यूम का। तो टी तो क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, समझ रहे, मतलब टी तो क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और टी तो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, टी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम जो पहले भी आया था। और पाई अपना अपन यहाँ क्या आया, वॉल्यूम के साथ आया, तो वॉल्यूम के लिए किसके लिए, वॉल्यूम किसके लिए था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो पाई तो क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और ये क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट के लिए है,
तो इसी प्रकार डेल सिग्मा अपॉन डेल V1 के लिए ये है, तो इसी प्रकार डेल सिग्मा अपॉन डेल V2 के लिए भी क्या होगा, ये होगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये समझ में गया। पाई, ये दोनों रिलेशन आगे सिग्मा पाई 1 अपॉन T1 बराबर पाई 2 अपॉन T2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गई। और थर्मल इक्विलिब्रियम में अपन ने करेगा T1 और T2 दोनों बराबर होंगे, इसी वजह पाई 1 और पाई 2 भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, देखना यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वॉल तो मूव कर ही रही है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसमें पहले हमारे पास 2 वैल्यू आ रही थी, एनर्जी की और वॉल्यूम की, किसमें एंट्रोपी में 2 ही वैल्यू आ रही थी। अब तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहां देखिए कि इफ वॉल इज मूवेबल एंड अलाउड टू ट्रांसफर द एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल मूव कर रही है और एनर्जी को भी अलाउ कर रही है ट्रांसफर होने के लिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, तो द सिस्टम इज सेड टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इन दिस केस एंट्रोपी में क्या आ जाएगा, एंट्रोपी में कितने वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इनमें क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल करना आपको आता है, U का 1 का करो, U2 का करो, सिग्मा के साथ करो, सिग्मा U1 U2। अब ये इसी प्रकार n का करेंगे तो n लास्ट वाला आ जाएगा। आपने V1 का भी कर लिया होगा, U1 का भी कर लिया होगा, मुझे पता है। अब इंटीग्रल तो हो ही जाता है अब, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन तो क्या की, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, ये किसकी आएगी, मैकेनिकल की आएगी, ये किसकी आएगी, अब केमिकल की आएगी। तो हमें परिवर्तन किस में देखना था, अब केमिकल में देखना है। तो केमिकल के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ n बराबर 2 सिस्टम है, तो 2 सिस्टम में नंबर कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2। तो n बराबर क्या हो जाएंगे, n1 प्लस n2। तो देखिए ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम तो U1 आ गया, और टोटल डेल सिग्मा तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमने फर्स्ट वाला थर्मल इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिकल आ गया आपका V1, ठीक है। अब केमिकल आ गया, तो केमिकल में ही तो परिवर्तन देखना। और केमिकल किसके लिए आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल n टोटल सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 सिस्टम में n1 प्लस n2 कांस्टेंट के बराबर आ गया। नंबर में परिवर्तन, ठीक है, आ गया। ये आपको बात समझ में आएगी। टोटल में 0, तो डेल n1 प्लस डेल n2 बराबर हो जाएंगे। तो ये डेल सिग्मा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो डेल सिग्मा n1 बराबर डेल सिग्मा n2 दोनों बराबर आएंगे, दोनों कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू देखनी है। तो हम जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने बीएससी में भी पढ़ी थी, तब आया था कि du बराबर होता है TdS माइनस PdV, ठीक है। और ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब आप देख लो कि TdS निकालना तो du तो इधर था, इधर कह देंगे तो du प्लस PdV हो जाएगा। तो TdS बराबर क्या होता है, TdS बराबर du प्लस PdV माइनस म्यू dn। और ये म्यू dn क्या है, केमिकल जो केमिकल अपन ने जोड़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, उसे हमने केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ हम नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए dn को क्या करा है, माइनस करा है। लेकिन इक्वेशन तो क्या होती है, TdS माइनस PdV, du बराबर TdS माइनस PdV। हमने यहाँ पर म्यू माइनस dn किया है, जो कि म्यू किसको बताता है, केमिकल पोटेंशियल को बताता है। और नंबर की बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो नंबर हो गए dn होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टोटल, अब हमको निकालना क्या है कि ds मतलब एंट्रोपी, ये s हम एंट्रोपी से डिनोट करते हैं, और n नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ एंट्रोपी क्या थी, सिग्मा, तो यहाँ क्या है, ds है, मतलब s एंट्रोपी है। तो हम क्या करेंगे, तो एनर्जी तो क्या हो जाएगी 0, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। अब बचा क्या है, TdS बराबर माइनस म्यू dn। अब हम क्या करेंगे, TdS अपॉन dn कर देंगे, और t को इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, और ये TdS अपॉन dn और म्यू tn। और s बराबर क्या होता है, s बराबर हम जानते हैं, s बराबर होता है सिग्मा के, ठीक है।
सिग्मा के, और सिग्मा बराबर सिग्मा के हो जाएगा, तो एस बराबर यहाँ रख देंगे सिग्मा के, तो के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिग्मा हमको सिग्मा लाना है, सिग्मा की फॉर्म में लाना है ना, इसको सिग्मा की फॉर्म में लाना था, तो सिग्मा की फॉर्म में आ जाएगा एस एंट्रोपी। यहाँ पर जो एस था वो सिग्मा की फॉर्म में आ जाएगा, एस बराबर होता है सिग्मा के, और के क्या होता है कांस्टेंट, तो हम इसको नीचे भेज देंगे, तो माइनस म्यू अपॉन के टी आ जाएगा, जो कि केमिकल पोटेंशियल को दर्शाता है। मैंने आपको बात करी है कि म्यू क्या होता है, यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल होता है, और इसे हम बाद में अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर होता है माइनस म्यू अपॉन के टी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि हमने तीन सिस्टम, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, तीनों में बात करी। एक में हमने एनर्जी, फिर दूसरे के साथ हमने एनर्जी वॉल्यूम, तीसरे के साथ हमने एनर्जी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। तीनों सिमिलर है, तीनों एक जैसे हैं, लेकिन किसमें किसका रोल है वो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एनसेम्बल, कि एनसेम्बल होता क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनसेम्बल। एनसेम्बल क्या होता है कि हमने अभी तक सिस्टम की बात करी है। सिस्टम में नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल हमने रखे हैं, ठीक है। तो लार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है कि एनर्जी भी होती है, और सिस्टम वॉल्यूम भी होते हैं, और सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें होती है, लेकिन ये तीनों चीजें इस सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इस चीज को ही हम एनसेम्बल के नाम से जानते हैं, कि मतलब कोई भी सिस्टम हो, उसमें कितने ही नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल हो, लेकिन वो सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो इसे हम एनसेम्बल कहते हैं। और एनसेम्बल की डेफिनेशन में हम कहेंगे, देखिए, ए सिस्टम इज डिफाइंड इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। एक सिस्टम को हमने माना है, उसमें हमने कलेक्शन किया है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का, ठीक है। इफ वी कंसीडर जो लार्ज नंबर है ना, वो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है। अब इसका मीनिंग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिटी है, मतलब कि सिस्टम जो है वो इसकी कुछ कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जिससे माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिटी का मतलब है कि सिस्टम इसकी उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जिससे कि यह सिस्टम पर कोई प्रभाव न डाले, ठीक है। सिस्टम वो कंडीशन फॉलो कर रहा है जिससे कि ये सिस्टम पर कोई प्रभाव न डाले। कौन? एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डाले। एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, और इस सिस्टम पे क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। कौन? वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल। देन इज नाउ वाज एनसेम्बल, ठीक है। इसे ही हम क्या करेंगे, एनसेम्बल कहेंगे। और माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिटी का मतलब समझ में आएगा कि सिस्टम सेटिस्फाई सम कंडीशन, कि सिस्टम कुछ कंडीशन फॉलो करती है जिससे कि ये माइक्रोस्कोपिकली जो है आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल कि एक वॉल्यूम है, एनर्जी है, नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड वो आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट होते हैं सिस्टम पर। तो मैंने ये बताया कि जो ही पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी, वो सिस्टम पर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है। ऑल सिस्टम आर इज नॉन इंटरेक्टिव, जिससे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम एनसेम्बल के लिए यही बात करेंगे कि हम एनसेम्बल अब कितने टाइप के होते हैं। भाई एनसेम्बल हमने बता दिया कि एक सिस्टम होता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। वो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं माइक्रोस्कोपिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं सिस्टम पर। ये आपको समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोपिकली का मतलब कि सिस्टम कुछ कंडीशन फॉलो करता है जिससे कि सिस्टम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब ये भी इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सिस्टम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने एग्जांपल मान लिया एक सिस्टम का, उसमें तीनों चीजें ले लिए, वॉल्यूम, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि एनसेम्बल के टाइप आते हैं। एनसेम्बल के टाइप में क्या कितने टाइप होते हैं। अब पार्टिकल तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम, नंबर और एनर्जी के हैं, ठीक है। तो एनसेम्बल के टाइप यहाँ पर तीन तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है, एनसेम्बल के तीन टाइप होते हैं। अब तीन टाइप कौन कौन से होते हैं ये देखिए। अब टाइप ऑफ एनसेम्बल यहाँ पर आ गया कि टाइप ऑफ एनसेम्बल में पहला टाइप है माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल, कैनोनिकली एनसेम्बल, और एक होता है ग्रैंड कैनोनिकली एनसेम्बल। अब हम यहाँ पर तीनों की बात करेंगे कि कैनोनिकली तो हम बात करें कि माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल में क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हम माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल का यूज कर लेते, तो हम कैनोनिकल एनसेम्बल को क्यों बनाते हैं। माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना, उसको हम नोट नहीं कर सकते। मतलब कि एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी को आप ना तो आप उसे कम कर सकते हैं, ना उसे आप माप सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी
को आप माप नहीं सकते, तो एनर्जी को मापने के बजाय हम अगर टेम्परेचर को यहाँ पर ले लेते हैं, टेम्परेचर को ले लेते हैं, तो टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं। तो हमने यहाँ माइक्रो कैनोनिकली एंसेंबल में एनर्जी थी, वॉल्यूम था, नंबर ऑफ पार्टिकल थे, तीनों क्या थे, आइडेंटिकल थे, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम पर थे। ठीक है, तो हमने यहाँ एनर्जी ली थी। अब हमें जो कैनोनिकल एंसेंबल है उसमें हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया। क्यों लिया, क्योंकि हम जो माइक्रो कैनोनिकली एंसेंबल था उसमें हम एनर्जी को क्या कर रहे थे, नोट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हम एनर्जी को नहीं कर पा रहे थे, वहां पर नोट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के द्वारा नाप लेंगे, तो इसमें हम कैनोनिकल एंसेंबल का हमने इसलिए इसका यूज किया। ग्रैंड कैनोनिकली एंसेंबल का यूज क्यों लिया, क्योंकि एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, दोनों वेरिएबल होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि टेम्परेचर को तो रहने दिया, वॉल्यूम भी एज इट इज रहने दिया, क्योंकि टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं, वॉल्यूम तो फिक्स ही सही, लेकिन इस नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह हमने क्या ले लिया, केमिकल पोटेंशियल का यूज कर लिया। ठीक है, हमने केमिकल पोटेंशियल का यहाँ यूज कर लिया, तो हमारे पास 3 एंसेंबल हमें मिले, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। तो इनका विस्तार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिनका इन तीनों का विस्तार आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और इनके सारे न्यूमेरिकल, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वगैरह सब निकालना आपको सिखाया जाएगा, हीट कैपेसिटी वगैरह सब, XYZ सारी चीजें। तो प्लीज आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसको शेयर करो, जिससे कि जिनको MSc में आगे दिक्कत ना आए किसी चीज की। और सबसे पहला ये है कि जो भी विद्यार्थी इसे देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट आप इसे देख रहे हैं, प्लीज इसे शेयर करें। शेयर करने से जो विद्यार्थी हैं जिन्हें कोचिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए ये मेरा चैनल बनाया गया है। आप पढ़िए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।